चांद के कैदी किस्त नंबर 9। मैं जानती हूँ बेटा कि अब तुम्हारी बारी है और वो अब तुम्हारे पीछे लग जाएगी। तुम खुदा को हर लम्हा याद करते रहना। वो तुम्हें सिर्फ एक सूरत में नुकसान पहुँचाने से बाज रहेगी कि तुम हकीकत को हकीकत समझो और जुल्म के ख़िलाफ़ जहाद करो। उसे सुकून देने का अज़्म करो। किसी औरत पर बुरी निगाह ना डालो। अपने नफ्स को काबू में रखना वकारुल हसन। मेरी इन नसीहतों को भूल न जाना बेटा। मुझे अपनी बच्चियों की फ़िक्र है। उनकी उम्र निकल गई तो मैं सुकून से मर भी नहीं पाऊंगी। अम्मा रोने लगी। मैं आप दीदा हो गया। अब तो मुझे खुद भी इसका एहसास हो गया था कि बहनें बड़ी हो रही हैं। उनकी तरफ से अम्मा की परेशानी दुरुस्त थी। मैं नहीं जानता था कि अब कितना अरसा खामोशी रहेगी या ये कि फिर कोई नया अज़ाब हमारा मुंतज़िर होगा। बहरहाल मुझे इंतज़ार करना था, सो मैं सब्र व सुकून से इंतज़ार करना चाहता था। अब घर में अम्मा और मेरे सिवा कोई ऐसा न था जिसकी तरफ से परेशानी होती। ये बात साबित हो चुकी थी कि शकुंतला औरतों और बिलखसूस कुंवारी लड़कियों के लिए कोई परेशानी पैदा नहीं करती। हाँ, वो हमारे ख़ानदान को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती थी। इसलिए उसने फूफी की शादी के फ़ौरन बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये तमाम वाक़यात 14वीं की रात को हुआ करते थे। एक रात, सिर्फ़ एक रात का मखसूस पहर हमारे लिए आजमाइश का वक्त हुआ करता था और अभी उसमें काफ़ी वक्त था। ये तमाम कुछ वो था जो मैंने सुना था और फिर अम्मा ने यही बात की थी कि शकुंतला की रूह को सुकून दे दो तो शायद वो हमें बख्श दे। मगर ये बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई थी कि उसकी रूह को सुकून मैं क्यों कर दे सकूँगा। स्वामी जी का कुछ भी पता नहीं था और ना ही उनके बारे में कुछ जानता था और ना ही उनको देख रखा था। इसलिए मैंने अम्मा से कहा कि मैं स्वामी जी को किस तरह ढूंढ सकता हूँ। अम्मा ने मुझे उनकी तस्वीर दिखाने का वादा कर लिया। फिर वो पूरा महीना गुजर गया। मैं अब कुछ पुरसकून हो गया था, मगर मेरी नज़र बहुत गहरी और चौकन्नी हो चुकी थी। मेरा बचपन तो रुखसत हो ही चुका था और अब मैं किसी समझदार आदमी की तरह सोचा करता था। फिर एक महीने बाद ही एक रोज़ अम्मा ने कहा, मैं आज तैयार रहूं। मगरिब के बाद वो मुझे दादाजी के कमरे में ले जाएंगी, जहाँ दादाजी के साथ स्वामी जी की तस्वीर भी है। सच्ची बात ये थी कि मुझे दादाजी को देखने की ज़्यादा खुशी थी। वो दिन मेरे लिए गुजरना मुहाल हो गया था। शाम होते ही मैं बेचैन हो गया। इस बेचैनी की वजह मेरी समझ में ना आ सकी। बस एक अजीब तरह की बेकली थी जो मुझे परेशान किए जा रही थी। मैंने अपनी इस बेचैनी का इजहार माँ से किया। हाँ वकारुल हसन, बेचैनी बिल्कुल, बल्कि घबराहट तो मुझे भी हो रही है। अम्मा के जवाब ने मुझे मज़ीद परेशान कर दिया। अम्मा मैं ये मुनासिब नहीं समझता कि आप वहाँ जाएं। मैं आपको खोना नहीं चाहता। हमें फ़िलहाल इस ख्याल को दिल से निकाल देना चाहिए। ये भी हो सकता है कि अब कोई वाक़या नहीं हो। मेरी बात सुनकर अम्मा के चेहरे पर कुछ इत्मीनान सा छा गया हो। यूँ लगता था कि जैसे वो ऐसा ही करना चाहती थीं। सो हमने तय किया कि हम उस वक्त का इंतज़ार करेंगे। फिर मैं कुछ मसरूफ़ हो गया। एक तो ये कि मेरे इम्तिहान होने वाले थे। दूसरे, अब्बा के बाद ज़मीनों की देखभाल का सारा बोझ मुझे संभालना था। चाचा ने तो अम्मा को मशवरा दिया कि अब हम ज़मीनें और हवेली बेच बाच कर मुरादाबाद में कहीं बस जाना चाहिए। उनका ख़्याल था कि ज़मीनें बेचकर हमें इतना कुछ मिल जाएगा कि मैं कोई अच्छा सा बिज़नेस कर लूँगा। उनका ये ख़्याल अपने मुफाद की वजह से भी था। जब तक अब्बा ज़िंदा थे वो कोई ऐसी बात करने की जुर्रत भी नहीं कर सके थे। अब्बा उन्हें छोटे चाचा और ताया को हर माह मुनासिब रकम भेजते रहते थे। मुझे भी अम्मा ने हिदायत कर दी थी कि मैं सबसे पहले उन लोगों को रकम भेजा करूं। ये हमारी खुशकिस्मती थी कि अब्बा ने जब लोगों को ज़मीनों की देखभाल कर रखा था वो ईमानदार लोग थे, खौफ खुदा रखते थे और अब्बा अम्मा के साथ दुख सुख का ख्याल भी रखते थे। ख़ास तौर पर खुर्शीद चाचा, जिन्होंने
سارا انتظام خود سنبھالا ہوا تھا۔ وہ دنیا میں اکیلے تھے، انہوں نے شادی بھی نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ کوئی بکھیڑا نہ تھا۔ وہ وہیں زمین پر بنائی گئی ایک چھوٹی سی کوٹھی میں رہتے تھے، جس میں 3 کمرے تھے۔ ابا کے بعد انہوں نے مجھے ہر طرح سے اطمینان دلایا تھا کہ میں توجہ پڑھائی پر مرکوز رکھوں اور وہ زمینوں کی دیکھ بھال کرتے رہیں گے۔ فصلوں کا سارا حساب کتاب انہوں نے ابا کی موت کے بعد فوراً اماں جی کو دے دیا تھا۔ اماں ان کے کام سے مطمئن تھیں، مگر ان کی سختی سے ہدایت تھی کہ پڑھائی کے بعد کا وقت میں زمینوں کے معاملات کو سمجھنے میں گزاروں۔ رفتہ رفتہ حالات پرسکون ہو گئے، میں اطمینان دے کر فارغ ہو گیا۔ سنسنی خیز واقعات کا خاتمہ ہوا تو میری توجہ زمینوں کی طرف ہو گئی۔ تعلیم بھی جاری رکھی اور دوسرے معاملات بھی سنبھالتا رہا۔ اب میں میٹرک میں پڑھ رہا تھا۔ ابا کی موت کو سال بھر گزر چکا تھا۔ ان کی برسی کے دن قریب آ رہے تھے۔ میں نے برسی کے انتظامات کر لیے تھے۔ برسی کے روز 2 دن قبل ہی چھوٹے چاچا اور بڑے چاچا اور تایا جی آ گئے تھے۔ تائی جی اپنی بیٹی کی وجہ سے نہ آ سکی تھی۔ اماں نے تایا جی سے کہا کہ وہ بڑی پھوپھی کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ ان کا خیال تھا کہ شاید وہاں رہنے سے ان کا بر جڑ جائے۔ تایا جی نے حامی بھر لی۔ میں نے اماں سے کہا کہ وہ اس طرح وہ اکیلی ہو جائیں گی، اور میری بہنیں بھی پھوپھی سے بہت مانوس تھیں اور ان کی وجہ سے ان کو بڑی ڈھارس تھی، مگر ان کو نہ اپنی فکر تھی نہ بچیوں کی۔ انہیں تو صرف پھوپھی کا غم کھایا جا رہا تھا۔ پھوپھی یہاں سے جانے پر تیار نہیں تھی، مگر آخرکار ان کو اماں کا فیصلہ ماننا پڑا۔ یہ برسی کے 1 روز پہلے کی بات ہے۔ میں تھک ہار کر سویا تھا۔ امید نہیں تھی کہ صبح سے پہلے آنکھ کھل سکے گی، مگر جانے کیا ہوا، آدھی رات کو اچانک کسی نے میرا بازو پکڑ کر بستر سے کھڑا کیا۔ میں حیران کھڑا تھا۔ پہلے تو میری سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں سوتے سوتے یوں اچانک کیسے کھڑا ہو گیا۔ پھر جیسے ہی حواس بحال ہوئے، میں نے دروازے کے قریب ایک سایہ دیکھا۔ گویا اس کے خد و خال واضح نہ تھے، نہ مجھے اس کی آواز سنائی دے رہی تھی، مگر پھر بھی مجھے معلوم نہ تھا کہ کیوں یہ احساس ہوا۔ شاید وہ سایہ مجھے بلا رہا تھا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جلد ہی لوٹیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔